कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक कृतिका से ये तीसरा पाठ लेखिका मधु काकरिया द्वारा रचित यात्रावृत्त सना सना हाथ जोड़ी। पाठ में प्रवेश से पूर्व हम लेखिका के बारे में और पाठ में निहित उपदेश, उसका पाठ का उद्देश्य, उसमें निकलने वाले संदेश के बारे में जान लेंगे, ताकि उसी भावभूमि के आधार पर हम पाठ को समझेंगे। ये यात्रावृत्त है और पाठ बहुत बड़ा है, तो हम लाइन बाय लाइन नहीं जा सकते, तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखिका का परिचय। लेखिका मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च सन 1957 को कोलकाता में हुआ। वो अभी भी कोलकाता में ही रहती हैं। और ये यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त, क्योंकि हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। कहानी संग्रह में जो प्रमुख हैं वो चिड़िया ऐसे मर रही है, काली चील, फाइल, उसे बुद्ध ने कहा था, उसे बुद्ध ने काटा। उपन्यास में खुले गगन के लाल सितारे, सूखती चिनार, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति और सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के अलावा इन्होंने और भी कई यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें बुद्ध, बारूद और पहाड़, शहर शहर फर्क। तो ये इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। अब जो हमारे सामने पाठ है सना सना हाथ जोड़ी, इसका पाठ का जो मेन मोटिव है, जो मेन उद्देश्य है, उसमें 2-3 बातों का ध्यान, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रहेंगी, तो इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। सबसे पहले लेखिका सिक्किम के राजधानी गंगटोक पहुंचती है और वहीं उसकी खूबसूरती, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ के लोग, वहाँ की सुंदरता पे अभिभूत हो जाती है और कहती है गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर। तो एक जो पहला बिंदु इस पाठ से निकल के आता है ये है कि इतनी खूबसूरती जो गंगटोक में देखती है वो ऐसे ही नहीं है। एक तो वो खूबसूरत जगह है, दूसरी कि लोगों ने उसे इतना खूबसूरत बनाया है। तो आप भी अगर मेहनत और परिश्रम करेंगे, समाज में जागरूकता रहेगी, तो कोई भी जगह जो आज जितनी खूबसूरत दिख रही है वो अपनी सुंदरता के चरम सीमा पर होगी तो किसी का ध्यान आकर्षित करेगी। दूसरी बात है कि ये गंगटोक शहर की जो सुंदरता की बात ये करती हैं, वो पूरे सिक्किम भ्रमण के दौरान हर एक जगह के जाकर वहाँ की खूबसूरती पर वो अभिभूत होती हैं। ये इसके माध्यम से है कि लोग दुनिया घूमने चले जाते हैं। इसी पाठ में आएगा कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो लोग दुनिया घूमने चले जाते हैं और भारत के ही बहुत सारे ऐसे खूबसूरत हिस्से हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको नहीं देख पाते। तो भारत देश में दुनिया की सारी सुंदरता है, बस ज़रूरत है कि आप उन जगहों पे जाएं, उन्हें ढूंढें, उन्हें देखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस पाठ में लेखिका बताती हैं कि इतनी सब कुछ सुंदरता, और एक चीज़ देखिए कि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वहाँ के लोगों के अंदर भी सुंदरता है, वहाँ के लड़के लड़कियों में भी उतनी सुंदरता है। और उस सब के बावजूद भी पहाड़ों का जीवन कितना कठिन होता है। वो सुंदर सुंदर लोग, वो सुंदर सुंदर लड़कियाँ पत्थर तोड़ रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अपने पीठ पे बच्चों को बांध के अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो एक पक्ष इस पे कि इन सब के बावजूद भी हमारे देश में रोजी रोटी और रोजगार और बेरोजगारी को लेकर आज भी बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है, लोग उससे जूझ रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात इस पाठ के माध्यम से लेखिका आपको बताती हैं कि किस प्रकार से हम लोग आज इतने आराम से शांति से जीवन जी रहे हैं और कहीं भी आ जा पा रहे हैं, तो उसके पीछे कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों ने जान दिया है। वो जो सड़कें जिनसे चढ़ के लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उन सड़कों को बनाने में कितने लोगों ने अपनी जान तक की आहुति दे दी। उनके मेहनत और परिश्रम को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अंतिम बात जो इस पाठ का संदेश जिसके माध्यम से देना चाह रही हूँ वो ये है कि आज जो हम सुरक्षित हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, वहाँ लेखिका जब अंतिम में जाती हैं और सेना की छावनी देखती हैं एकदम अंतिम हिस्से में, उसके बाद चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और ये बात बैसाख महीने की है।
मतलब ये बात है आपकी अप्रैल मई के महीने की बात है, और उस समय वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है जहाँ वो सेना के जवान उनको दिखते हैं। उससे लेखिका ये अनुमान लगाती हैं कि जब यहाँ सर्दी का मौसम होगा तो क्या स्थिति होगी। बच्चों, आप सभी जानते हैं लेह लद्दाख में, सिक्किम में, लाहौल स्पीति में माइनस में, और माइनस एक दो नहीं, -30, 40, 45, 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी सेना के जवान अपने मोर्चे को नहीं छोड़ते हैं, अपनी जान चले जाने तक वहाँ पर डटे रहते हैं। तो लेखिका वही सोचती हैं कि इतनी सर्दी में, और जैसलमेर और गुजरात जो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, राजस्थान और गुजरात का हिस्सा, वहाँ इतनी भीषण गर्मी में जो हमारे सेना के जवान वो ड्यूटी दे रहे हैं, जिससे हम शांति और सुकून से शहरों में, गाँव में पड़े हुए हैं, इनकी इस योगदान को भी लेखिका वहाँ जाकर उन चीज़ों को देखकर वो समझती हैं कि हम लोग कितना कुछ इनके बलिदान से जाके पाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस पाठ में। कुछ इसमें धार्मिक पहलू पे भी चर्चा होगी, बौद्ध धर्म और हमारी संस्कृति का जुड़ाव, कुछ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शहरों की आपाधापी की बातें होंगी। एक महत्वपूर्ण बात लेखिका इस पाठ में आपको बताएंगी कि प्रदूषण से किस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो कैसे प्रदूषण से नष्ट हो रहा है, उसकी भी बड़ी गंभीर चर्चा, बड़ा गंभीर संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखिका आपको देंगी। ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ और भी चीज़ें होंगी जो छूट रही होंगी, हम पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए इस पाठ को समाप्त करेंगे। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों के एक झालर बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा। मेहनत कर बादशाहों का वैसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो ये गैंगटोक शहर की खूबसूरती की बात सबसे पहले लेखिका करती है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर उन जादू भरे क्षणों मेरा सब कुछ स्थगित, अर्थहीन था, और मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर शून्य था, और अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। बच्चों, जब शहरों की आपाधापी भाग दौड़ चिल्पों के बीच में व्यक्ति रहता है और एक ही झटके में वो प्रकृति के ऐसे सुंदर जगह पे पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से वह उसके अंदर ऐसा अभिभूत और जादू हो जाने वाली स्थिति होती है। मैं अभी जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ भी प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर जैसे भागम भाग वाले शहरों में बड़ी दुर्लभ है। वहाँ कहीं कहीं किसी किसी कोने में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो उस सुंदर शहर को देखकर लेखिका पहली बार अभिभूत हो जाती है। उनको लगता है जैसे चाँद सितारे ज़मीन पर उतर आए। धीरे धीरे उस उजास उजास मतलब उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, सना सना हाथ जुड़ती गर्दहु प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। एक बहुत बड़ा संदेश है इस प्रार्थना में भी भगवान से कि हमारा जीवन, जो भी हो, हमारा जीवन आगे बढ़े, अच्छाइयों के लिए ही समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए, फिर लेकर वहाँ से युमथांग उनको निकलना था, और उन्होंने बालकनी की तरफ भागी जहाँ लोगों ने बताया था कि मौसम साफ होने पर कंचनजंगा दिखाई देती है, और ये कंचनजंगा भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, पर मौसम खराब होने के कारण वो नहीं देख पाती हैं। और फिर वो क्या कहती हैं कि पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा कि फूलों के बाग में आ गए हूँ। बहरहाल यानी आगे बढ़ते हैं। गैंगटॉक से 150 किलोमीटर की दूरी पर युमथाम था। युमथाम यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे। एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर इस पाठ में है जितेंद्र नार्गे, जो लेखिका जिस गाड़ी से जा रही हैं उसका ड्राइवर भी है, और वो सिक्किम के बारे में बहुत मोटी मोटी मतलब महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रखता है। और पूछते हैं कि भाई क्या वहाँ बर्फ़बारी मिलेगी, मतलब युमथांग में, तो कहता है कि चलिए, तो पहले चलिए वहाँ पहुँचिए, तब देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं। जगह जगह गदराए पाइन, पाइन यानी पाइनएप्पल, और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी
रास्तों पर आगे बढ़ने लग और एक जगह दिखाई दिए कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक है पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए हैं। आगे बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं, नहीं तो इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में पताकाएँ लगा दी जाती हैं पर वे रंगीन होती हैं। अब देखिए रंगीन पताकाएँ यानी शुभ और मंगल के लिए, और श्वेत पताकाएँ कृषि मृत्यु पर शोक जताने के लिए। नार्गे बोलता जा रहा था और मेजर जीप पे लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कह रहे हैं अब धीरे धीरे जीप आगे बढ़ी और हम लोग कहाँ पहुँचे, कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी वहीदा रहमान और देवानंद अभिनीत फिल्म गाइड, जो अपने समय की बड़ी सुपर डुपर हिट थी। आर के नारायणन के उपन्यास गाइड पर आधारित है वो फिल्म, जिसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे जहाँ अभी लेखिका पहुँची हुई हैं। कौन सी जगह, कवि लोंग स्टॉक। और कह रहे हैं कि तिब्बत की चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। यह पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी मतलब लगा हुआ है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का ये प्रारंभिक स्थल है। कह रहे उन्हीं रास्तों में मैंने कुटिया के भीतर घूमता चक्र देखा। यह क्या, नार्गे कहने लगे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर, इसको घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं। क्या, चाहे मैदान हो पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पूर्ण की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी। ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, आप सारनाथ में भी जाएंगे, गया में भी जाएंगे तो प्रेयर व्हील होता है ना, उस पर कुछ कुछ लिखा होता है, उसको घुमाएंगे तो घर 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 घूम जाता है, तो उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो धर्म का चक्र है। और वे कह रहे हैं कि सारे, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, हर जगह की मान्यताएं और सारी चीज़ें उसकी सी ओर संकेत कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि हमारी ओर जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, यहाँ कहते हैं कि एक बार गंगा जी में स्नान कर लीजिए या एक बार संगम में स्नान कर लीजिए और आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो हर एक बार मक्का मदीना चले जाइए तो हर एक धर्म में, हर एक जगह, हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो सहज रूप से स्वीकार नहीं होती हैं, लेकिन सच्चाई है। गंगा जी में नहाने से भी जैसे पाप धुलता है वैसे वहाँ भी। तो हर जगह मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन मूल सबका एक ही। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई को बढ़ने लगे, बाजार पीछे, बस्तियाँ छूटने लगी। और कह रहे परिदृश्य में चलते स्वेटर बुनते नेपाली होते हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखाई बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे और के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में निवरण अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय। और मतलब अब उसकी खूबसूरती की बात कर रही है। रास्ते वीरान, सकरे और जलविक तरह घुमावदार होने लगे, हिमालय बड़ा होने लगा, करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। भीम का मतलब ये सारी चीज़ें सुंदरता को देखते हुए लेखिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और इसी सुंदर मौसम को देखकर सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। कौन सा गाना? सुहाना सफ़र और मौसम हंसी, कहीं क्या है, डर न जाए कि मर न जाए हम कभी, ऐसा कुछ गाना है, मुझे याद नहीं है। पर मैं मौन थी। सब लोग मस्त हो रहे थे, सब लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन लेखिका मौन थी। और ऐसा सामान्य मौन नहीं, किसी ऋषि की तरह शांत। मतलब ये प्रकृति की जो अद्भुत सुंदरता है वो लेखिका के पूरे अंतर मन को जाके शांत कर दी। जो उथल पुथल, जो भागम भाग, जो प्रमोशन, जो पैसा, जो रुपया, घर गाड़ी, नौकर चाकर, ये वो दुनिया भर के कचर पचर में जो पूरा आदमी पड़ा हुआ है, उसी में दिन रात डूब उतरा रहा है, जब उन जगहों को देखिए, वो प्रकृति की विशालता को देखिए, जब मन बड़ा हो जाता है, जब दिल बड़ा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इतनी छोटी लगने लगती हैं कि लगता है कि हम किस चीज़ के लिए जी मर रहे हैं। असली चीज़ तो यहाँ है। ऐसी ही स्थितियों को देखकर कोई साधु बन जाता है। एक क्षण के लिए लेखिका भी साधु बन गई। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे बहुत भीतर कुछ कुछ बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान के को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती
चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ यह तीस्ता नदी पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब यहाँ पे नदी में क्या खूबसूरती दिखी बच्चों, कि वहाँ नदी का पानी इतना साफ है कि वहाँ आप जाएंगे तो नदी के पानी के अंदर जो एक एक कंकड़ हैं उन्हें आप देख के अपने हाथों से उठा सकते हैं। जिसको उठाएंगे वही उठेगा। कहने का मतलब एकदम निर्मलता, पवित्रता आपको वहाँ पे समझ में आएगी। ऐसा ही गंगा नदी के बारे में भी उत्तराखंड के लोगों ने देखकर कहते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी, खूब ऊंचाई पर पूरे एक साथ शिखरों से भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, यानी क्या, सब लोग फोटो शूट करने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों को, रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, यानी बिजी थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पाँव डूबा तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में उठा, सत्य और सुंदर को छूने लगा। और जब पैरों को अपने पानी में डाला तो जैसे अंदर तक, जैसे कोई एनर्जी इनके अंदर आ गई। पूरी शरीर की थकान हो गई। मन इतना रोमांचित, इतना प्रसन्न हो गया कि जैसे अब कविता झरने लगे इनके मन में। जीवन की अनंतता का प्रतीक वो झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों पे मुझ पे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। सारी मतलब ये कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे इस पे हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। कहने का मतलब है कि उस सुंदरता पर इतनी अभिभूत हो गई कि लेखिका का मन एकदम इस लोक से कट के दूसरे लोक में जुड़ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अनमनी से उठी आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखे पर्दे से सब छूमंतर, जैसे किसी जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, यानी शाम हो गया। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए रहस्यों का उद्घाटन करने पर चढ़ी हुई थी। चित्र लिखित सी मैं, यानी मैं एकदम शांत स्थिर हो गई थी। यानी जिस चीज़ को मैं अपने बुद्धि और विवेक से देख रही थी, अब वो मेरा बुद्धि विवेक एकदम उधर, जैसे लग रहा था कि अब मैं स्वयं प्रकृति को समर्पित हो गई हूँ। अब प्रकृति मुझे अपने हिसाब से पढ़ा रही है। कह रहे हैं कि धीरे धीरे धुंध की चार थोड़ी छटी। अब भी वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आए छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन का मतलब है कि हरा। यहाँ पे मतलब हरा सोचो नहीं, मतलब अब सबने प्रकृति को हरा भरा बनाओ। जहाँ रहो वहाँ पेड़ पौधे लगाओ। मतलब मनुष्य को हमेशा नेचर के करीब रहना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बड़े बिल्डिंग में कोई फ्लैट ले लिए, अब वहाँ पेड़ तो आप नहीं लगा सकते, फिर भी आप चाहे तो गमलों के माध्यम से फूल पत्ती लगा के जितना हो सके अपने आप को नेचर के करीब रखना चाहिए। नेचर हमें एनर्जी देती है, वो उसकी खूबसूरती हमको हमेशा पुष्टअप करती है। और कह रही हैं लेखिका कि आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उड़ती धुंध ऊपर। मतलब इस प्रकृति में एक ही क्षण में कितनी सारी घटनाएं घटती हैं। और सोचिए कि इन सारी बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच हमारा छोटा सा वजूद, हमारा अस्तित्व, कितना कुछ तेजी से घट रहा है, बदल रहा है। उसमें मनुष्य का जीवन, कुछ भी उसकी औकात नहीं है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि हम सब कुछ को अपने बस में कर लेंगे। और लेखिका कहती इन सबको देखकर पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य, यानी यही जो खूबसूरती है जिसे हम देख रहे हैं, यही जीवन है। और कह रहे हैं कि संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि बाहर भीतर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। सना सना हाथ जोड़ी, तब भी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। और कह रही है लेखिका कि एकात्म हो गई, यानी इस खूबसूरती से इस तरीके से जुड़ गई और आत्मा की खिड़कियां खुल गई। अब मतलब कोई भी भेद नहीं रह गया, एक मेक हो गई।
और कह रहे हैं कि सारा जो मन में तमाम चीज़ों का बना हुआ जो वो था वो सब कुछ खंड खंड हो गया। और सुबह की वही एक प्रार्थना लेखिका को याद आ गई, और क्या, सना सना हाथ जोड़ी। तो कह रही हैं कि वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मैं दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के ऊपर अचानक टूट गया। मैंने देखा तिंदी सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा भाव बदलता है। अभी तक लेखिका जितना भी बातें बताई हैं वो सब उसका एक लाइन यही है कि लेखिका उन दृश्यों यूमथांग से लेके लविंग कवि लॉन्ग स्टॉक से लेके वो जहाँ जहाँ भी जा रही हैं वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से कैसे अपने आप को अटैच कर दे रही हैं कि वो अपने आप को भूल जा रही हैं। मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारों को देखकर वो भाव विभोर हैं। अब जाके कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जो एकदम विपरीत हैं, जैसे पहाड़ तोड़ती पहाड़ी औरतें, गूथे आटे सी कोमल का है, मतलब इतनी गोरी सुंदर मुलायम शरीर है उनका, और उनके हाथों में क्या दिख रहा है, कुदाल और हथौड़े। कईयों को पीठ पर बधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हैं, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से बिन पा रहे हैं। इस स्वर्गीय सौंदर्य नदी फूलों वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। ऐसा नहीं है कि जहां हमको खूबसूरती दिख रही है वहां सब कुछ क्योंकि ये सैलानी के रूप में आप गए हैं इसलिए आपको वहां बहुत खूबसूरती नजर आती है। लेकिन जब आप वहाँ रहने लगेंगे तो वहाँ की समस्याओं से भी आपको दो चार होना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ लोग गोवा में जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ के लोग कितने मस्त, नाचो गाओ खाओ पियो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गोवा में आप कहीं भी एक पानी पीने के लिए भी दूसरे पर आश्रित हैं। वहाँ आप कहीं भी खुदाई करके पानी निकालेंगे तो आपको खारा पानी निकलेगा। तो हम घूमने जाते हैं 2-4 दिनों के लिए तो हमें सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप वहाँ पर रहने लगेंगे तो वास्तविकता से तब आपका पाला पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने पूछा यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों को गुजरते हो आप हिम शिखरों पर टक्कर ले जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, वह संजीदा यानी गंभीर हो गया। कहने लगा पिछले महीने तो की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार और छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों के बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा चूक हुई और सीधा पाताल। सही बात है, कोई इतनी ऊंचाई पर ये सब काम होता है कि वहाँ से गिरने के बाद किसी की लाश मिलने की भी कोई संभावना नहीं रह जाती। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एवर वंडर्स टू डिफाइड डेथ टू बी बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने वाले लोगों ने मौत को झुठलाया। वास्तविकता है। आखिर क्यों लोग इतना कठिन कार्य करते हैं? इन्हीं अपने जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, और उन्हीं के इस जान पे खेल कर जो काम वो करते हैं जिसपे हम अब सुविधाजनक रूप से अपना जीवन जीते हैं। आखिर वो आराम से गाड़ी पे बैठे हुए हिमालय के शिखर की ओर बढ़ना चाह रही हैं, तो आखिर उन किन रास्तों से जा रही हैं जिसको बनाने में लोगों ने अपनी जान दे दी। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मैं मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांध कर पत्तों की तलाश में मन मन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाठे यानी जो गांठ है, एक सी कहानी कह रहे थे। आम जिंदगी की कहानी एक जगह एक सी है, और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव और यातना वंचना एक तरफ। यानी आप शहरों में देखिए सब वीआईपी सब कुछ एक तरफ है, और जहां आप ऐसी स्थितियों में जाइए देखिए, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां गरीबों की जीवन की स्थिति आपको एक जैसी एक सी ही नजर आएगी। और तभी मेरी सयाती मड़ी और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गंभीर देख जितेंद्र, मैडम ये हमारे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कभी भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। वो कहता है कि ये तो भाई देखिए कितनी बड़ी बात तो कितनी सरलता से कह देता है, इसको आप कहीं भी देख लेंगी। आप दिल्ली बम्बई में भी चाहें तो जाके झुग्गी झोपड़ियों में एकदम बदहाल लोगों को देख सकते हैं, जहाँ पे अंबानी और अडानी रहते हैं। तो ये कहता है ये सब छोड़िए, आप जिस काम के लिए आई वो काम करिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्टेड रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा
हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर कर खिलखिला हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और सारा का सारा खंडहर ताजमहल बन गया। और उनके हंसते हुए चेहरे देखकर लेखिका के मन में जो अभी अवसाद भर आया था वो अवसाद दूर हुआ। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मारी। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस ने? मणि पूछने जितेन ने। मैडम क्या है, बस पड़ा मैदानी, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। मतलब क्या है चिकना बर्फीला, मतलब बड़े पेट वाला। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ की भारी भरकम गट्ठर धोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ जैसे आप लोगों के लिए बच्चों पढ़ाओ, बच्चों पढ़ो, बच्चों पढ़ो, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते, वहाँ पे बच्चा पढ़ता भी है और उसके साथ साथ इतने सारे काम भी करता है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे हैं। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों पर सजग कर, सामने ही लिखा धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और कह रहे आगे हम थोड़ा बड़े, एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर याक आग, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले। सूरज ढलने लगा और हम पहाड़ी और कह रहे हैं कि पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिरों पर लकड़ियाँ के भारी गरीब गट्ठर थे। बादल धुंध से क्या हुआ था, ढका हुआ था। चाय के बागानों से गुजर रही थी। कुछ लड़कियां सिक्किम परिधान में पहने पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की उफान लेता उनका यौवन, मतलब कह रहे हैं उनकी खूबसूरती की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चटरलाल का बोकू पहन रखा था, मतलब ये पूरा कि वो चाय तोड़ती युवतियों का जो अप्रतिम सौंदर्य है उसकी चर्चा करी। यूंगथांग पहुँचने के लिए मैं रात भर लाइंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में हाथ में धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर बहता झरना कल कल नीचे तीस्ता नदी मिल जा रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई और बोधिसत्व जैसे भीतर जलने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, अपनी अपनी ताल, मतलब ये प्रकृति की गति है, जो प्रकृति की खूबसूरती है उसमें लेखिका खो जाती है। और कहती हैं अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत के भीतर धड़कने लगा। स्मृति में गौदा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर एक प्रार्थना, कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबोड़ लिया। जीतेन लकड़ी के बने खिलौनों से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की 3 धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखे देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की सी एक मोहक रात महकने लगी। आदिम रात्रि यानी ये आदम हवा की पहली रात की बात की जा रही है। यानी जब प्रकृति की शुरुआत, ये प्रकृति की शुरुआत की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे उस प्रकृति में सौंदर्य आता है। क्या है कि जितेन गाने लगा और ऐसा माहौल बन गया कि सभी लोग नाचने गाने लगे और माहौल का मजा लेने लगे। अब क्या, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य में तीस्ता नदी की शांत घाटी के समान ही कल कल बहती हुई। अधिकतर लोगों ने जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेली टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगा, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने की बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते।
वहीं पर घूमते हुए सिक्किम में युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दी या बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात आपको बताया था पाठ के प्रारंभ में कि प्रदूषण से कैसे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है, वो बात आ गई। और कटाव क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड है। कह रहे कटाव जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वन युवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देखे, तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड्डुप निगल लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने कहा भगा दिया। उम्मीद आवेश और उत्तेजना से हमारा सफ़र कटाव की ओर, मतलब बर्फ़ देखना है तो ये लोग कटाव की तरफ बढ़े। और कह रहे खतरनाक रास्तों का एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश एक चूक और सब खलास, मतलब कठिन रास्तों से बढ़कर उधर जा रही थी। जीप आगे बढ़ तभी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास जीवन कोई पता नहीं। फिर नज़र पड़ी बड़े शब्दों में चिताने पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक यानी आराम से धीरे धीरे जाइए। थोड़ी देर आगे बढ़े फिर एक दुर्घटना से देर भरी सावधानी से मोड़ टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि के हमारे भी सन्नाटा हटा। नारगिल साहिब कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड कहा गया है, लेकिन जो खुद स्विट्ज़रलैंड घूम के वो कह रहा है कि न स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाव करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वो धूप में बह गई हो। नारगिल उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की जहाँ की तरह सब गिरी हुई बर्फ़ में। जीप से खिड़की मुंडी निकालने का दूर चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जीतन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो का मतलब अच्छा है। वो उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया संधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते झूम झूम के गाने लगा था वो। हम सभी सैलानी देखिए, एक गाइड में हो, देखिए वो ड्राइवर भी है, गाइड में है और एक बहुत बड़ा एंटरटेनर भी है, तो जिससे कि इसमें वो लोगों के एकदम मन को लगा देता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम पर, मतलब अब ये लोग सारा फोटोग्राफी, घूमने कूदने और सारा कुछ कर रहे थे। कह रहे हैं कि मैंने चाहा कि किराए पर बर्फ़ वाले जूते नहीं थे, मैंने चाहा किराए पर ले लें, पर कटाव युमथांग और झाकुर ले की तरफ तो इस बात नहीं था। यही कारण थे कि यहाँ एक दुकान भी, और यही देखिए वहाँ पे दुकान नहीं थे जिससे वो जूते नहीं ले पाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ दुकान होती, गंदगी होती, तो जो खूबसूरती उनको वहाँ देखने की मिली वो भी नहीं मिलती। दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इससे फिर देख सकूं संपूर्णता को। उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे, मतलब फिर वो उसी सुंदरता में डूबने उठने लगी। तभी दिमाग में पौधा कि मिल्टन ने यूं की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की कविता? उस मणि, अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की बात है। फिर अंत में देखिए, आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुए हमारा सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा के तभी देखा इक्की दुक्की फौज छावनियाँ ध्यान है कि बॉर्डर एरिया थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान क्या था, -15, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। उसने हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, कितनी बड़ी बात है कि आप चैन से सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही देखिए एक और फौजी चानी जिस पे लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, हम अपना आज आपके कल के लिए दे रहे हैं।
मतलब हम अपना वर्तमान आपके भविष्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा था। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में वैसाख के महीने में 5 मिनट भी हम ठिठुरने लगे थे। हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारा प्राण कांप उठता है, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितने के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए हमारी यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व नेपाल से ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों से एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेर सारे प्रियुता और रुडरेडो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा कि फूलों की सेज रखी है। यहाँ रास्ते अपेक्षा के चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटी वादियों, पहाड़ों और बादलों से आग मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़ी निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल का सफ़र। यानी किसी चीज़ को पा लेना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पाने के प्रयास में जो आपका जद्दोजहद होता है, जो आपका संघर्ष होता है। बहरहाल युमथांग में चीज़ बेहती एक सिक्किमी होती है। मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आज कश्मीर और इंडिया की बात होती है तो सिक्किम भी कभी भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन देखिए वहाँ के लोग भारत को अपना देश मानते। सिक्किमी कहने से उनको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी छोटी हो जा रही है, इसलिए वो कहते नहीं मैं इंडियन हूँ। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठे हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काटे। मणि ने बताया, पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और विश्वास में उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों को भी पूर्णिमा और चांदनी कामनाओं को ज्वार भाटा जगाती। खैर, लौटती जीप में जीती ने में रकम की यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ ये पत्थर जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे हैं वहाँ चावल की खेती होती है, मतलब वहाँ। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही फिर उसने कहा, मैडम ये खेदूप कहते हैं, यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, देवी देवताओं का निवास है, जो यहाँ गंदगी फैलागा वो मर जाएगा। तो देखिए वहाँ पे सफाई को लेकर किस तरीके की भावना है। उसने जी बनाया क्या, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम सब इनकी पूजा करते, गंदा करें तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती फिर वो चालू हो गया, मैडम युमथांग में पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था यहाँ तो। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य किसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ जीप आगे बढ़ने लगती है। यानी मनुष्य के अंदर अगर सौंदर्य की जिज्ञासा नहीं होती तो एक जगह देखने के बाद वो दूसरे जगह की लालसा। आज उनकी ये लालसा है कि इतनी सुंदर सुंदर जगहों को हम देख पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो पाठ का उद्देश्य, पाठ का मोटिव मैंने पहले ही बच्चों आपको बता दिया था कि क्या उद्देश्य लेकर क्या लिख रही हैं। ये सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य, इसका या कहिए भारत की खूबसूरत जगह के बारे में बातें करी, वहाँ की युवक युवतियों की सुंदरता और उनकी जीवन की कठिनाइयों की बातें कर रही हैं, प्रदूषण और प्रकृति के संबंध की बातें कर रही हैं, सैनिकों को कैसे वो अपना वर्तमान देकर हमारा भविष्य, मतलब ये तमाम बातें इस पाठ के, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका हमको बताना और कहना चाह रही हैं। पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। और इस पाठ से जुड़े हुए आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बाप रे 16 प्रश्न हैं। सरल प्रश्न है, थीम बेस्ड प्रश्न आते हैं इन पाठों से। आप पाठ का एक बार संदेश और इसके उद्देश्य को समझ लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो उसका निदान हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।